चीनी महत्वाकांक्षा की निगरानी प्रमुख देशों को समय से एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो अपने आसपास की टेरिटरी और लोगों को खूब सता रहा है। जितना मन करता है उतना सता रहा है। चीन और ताइवान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। पूरी वर्ल्ड में देख सकते हैं उसने कितने फाइटर जेट अभी 2-3 दिन पहले उसने भेज दिए। चीन और ताइवान के रिश्ते अगर हम देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर है और बहुआयामी प्रकृति की है। मतलब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सेस हैं कि समझना बहुत मुश्किल है, जिसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। छुटपुट सैन्य गतिविधियों तो चीन के द्वारा करवाई जाती रहती हैं। इस टकराव में एक उदाहरण मात्र है, लेकिन दोनों के बीच यह भू राजनीतिक टकराव बहुत लंबे समय से चला रहा है। ऐसा नहीं कि आज की समस्या है। ताइवान पर कंट्रोल की चीन की चाह के पीछे कई सारे कारण हैं और वही उन कारणों को मुझे डिस्कस करना है। चीन एक बार फिर ताइवान को धमकाने की मुद्रा में है। उसकी ताज़ा बौखलाहट ताइवानी उपराष्ट्रपति विलियम लाई को लेकर बढ़ी है। हालांकि चीन ताइवान के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एक नागरिक की तरह ही मानता है और चीनी नागरिक की तरह मानता है। वो हालांकि कोई उसे रजिस्टर्ड नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं देता। अपनी पराग्वे यात्रा के दौरान लाई ने अमेरिका में कुछ समय के लिए डाला था और इससे चीन चिढ़ गया। लाई ताइवान में अगले राष्ट्रपति के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर कर आ रहे हैं। चीनी सेना ने लाई के अमेरिकी दौरे को ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों द्वारा विदेशी सहायता मांगना करार देते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। चेतावनी ऐसी कि थर थर काँपने लगेगा ताइवान। चीनी सेना ने युद्ध की तैयारियों से जुड़ी धमकियां भी दी हैं। ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चीन की ओर से सैन्य गतिविधियां चलाना बहुत आम बात हो गई है। ऐसा नहीं है। चीन वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है कि वो उसका सोवरन कंट्री है, बल्कि वास्तविकता तो यही है कि 1949 से ताइवान स्वतंत्र रूप से शासित रहा है, मतलब अलग रहा है। इसके बावजूद 70 साल, 71 साल, 74 साल के बावजूद चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता और ताइवान के आसपास सामरिक चढ़ाई की मुद्रा में रहता है और उसके समर्थन में सुर मिलाने वाले देशों की भी तो कमी नहीं है, उसे भी धमकाता है। चीन और ताइवान के रिश्तों की तस्वीर बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें राजनीतिक और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब ताइवान पर नियंत्रण करने से होगा क्या कि चीन का मानना है ताइवान पर कब्जे के साथ वह अमेरिका की द्वीप श्रृंखला रणनीति को निष्प्रभावी कर देगा, क्योंकि ताइवान चीन और पश्चिम प्रशांत महासागर के बीच एक दीवार का काम करता है। यदि चीन ताइवान पर काबिज हो जाता है तो एशिया के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों पर उसे बढ़त हासिल हो जाएगी। ये पूरी दुनिया के देशों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और हमें अपने व्यापार के लिए चीन को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स वसूलेगा, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा, जिसका वह लाभ उठाएगा। एक पहलू आर्थिक हितों का भी है। ताइवान विश्व का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा महाशक्ति के रूप में उभर करके आया है। ऐसे में उस पर नियंत्रण के साथ चीन का विश्व के कई प्रमुख उद्योगों पर वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दादागिरी बढ़ जाएगी। ताइवान की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन की तुलना में 3 गुना अधिक है, जो उसकी समृद्धि को दर्शाती है। जाहिर है कि चीनी कंपनियों के लिए वहाँ अपार पॉसिबिलिटीज़ हैं और ताइवान को लेकर चीन की जिद का एक कारण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भी है। एक समय चीनी गणराज्य और गणतंत्र का हिस्सा रहा है ताइवान। 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद स्वतंत्र हो चुका था। चीनी आज तक उसे इस स्वतंत्रता का अस्तित्व को पचा नहीं पाए। यही कारण है कि उसे चीन का हिस्सा बनाना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। स्वाभाविक है कि चीन में आंतरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके गहरे निहितार्थ हैं, मतलब कुछ न कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। ताइवान पर चीन रह रहकर जिस प्रकार आंखें तरेरता रहता है, उससे एक प्रश्न यही खड़ा होता है कि चीनी हमले की स्थिति में क्या ताइवान अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ताइवान ने अपनी सामरिक तैयारियां की हैं, लेकिन बाहरी मदद के बिना चीन का मुकाबला करना और ताइवान की बस में नहीं है। उसकी क्षमता बहस का विषय है। चीनी मिसाइल, हवाई हमले और साइबर आक्रमण जैसे तत्कालिक खतरों से निपटने के लिए ताइवानी सेना ने मोर्चा तो तैयार किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं ताइवान रिलेशंस एक्ट के जरिए अमेरिका ने ताइवान के सामूहिक आत्मरक्षा अधिकार को मान्यता भी दे रखी है और बहुत सारे हथियार भी सप्लाई किए हैं, जैसा कि वो यूक्रेन को कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने
ताइवान के साथ कोई परस्पर सामरिक समझौता तो नहीं किया, लेकिन किसी बाहरी हमले की स्थिति में उसकी सहायता का प्रावधान किया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कुछ हालिया बयानों में भी ताइवान की रक्षा को लेकर सामूहिक हितों को ध्वनित किया है, मतलब जोर दिया है। ताइवान पर किसी हमले की स्थिति में भारत को भी विशेष रूप से चौकस रहना होगा और एक व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी, जो ठोस रणनीति हो। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए भौगोलिक और सामुद्रिक दोनों स्तर पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भारत प्रमुख देशों के साथ मिलकर शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयास करे, ताकि एक तरफा चीनी आक्रामकता की आशंका को कमज़ोर किया जा सके। भारत के लिए ये भी आवश्यक होगा कि वह ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर उभरने वाले परिदृश्य से निपटने की भी तैयारी करें कि किस टाइप की आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं अगर चाइना ने ताइवान को अटैक कर लिया। देखो, चाइना ताइवान के ऊपर 100% अटैक करेगा, पर ये चाहे साल भर में, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 साल में वो करेगा। ताइवान वैश्विक कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख खिलाड़ी है, खासतौर से जन्नत किस्म की चिप निर्माण का महारथी है और विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी TSMC इस प्रमुख तकनीकी के मामले में ताइवान को निर्णायक बढ़त दिलाती है। यदि ताइवान पर कोई चीनी हमला होता है तो विश्व से सेमीकंडक्टर आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित भी हो सकती है। इससे कई क्षेत्रों की तमाम कंपनियां और विभिन्न उत्पादों का निर्माण प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आज विनिर्मित होने वाले वस्तुओं में व्यापक रूप से चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति बिगड़ने के गहन आर्थिक दुष्प्रभाव भी होंगे और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अनिवार्य हो गया है कि विश्व के प्रमुख देश ताइवान में चीन के किसी भी राजनीतिक एवं सैन्य दुस्साहस से निपटने के लिए एक सुविचारित रणनीति को तैयार करें। इससे ताइवान पर एक तरफा कार्रवाई की चीनी हसरत पर अंकुश लगेगा। भारत भले ही मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में व्यापक सैन्य प्रभाव न बढ़ाए, लेकिन वह चीन की किसी सामुद्रिक सैन्य आक्रामकता को रोकने में अपनी भू रणनीतिक स्थिति का लाभ अवश्य ले सकता है। जब विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी जा रही है, तब यह दुनिया भर के लोकतंत्रियों का, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्हें ये दायित्व बनता है कि वो ताइवान की सपोर्ट करें। ताइवान की जो आपका सॉवरेनिटी है उसे सपोर्ट करके एकजुट हों, जिससे चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगेगा। ताइवान में समय के साथ जो लोकतंत्र सशक्त एवं परफेक्ट हुआ है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। जय हिंद।